Welcome guys in another video of Nuhi's biology classes. Today we are going to start NCERT series. तो हम अपने बच्चों के लिए लेकर आए हैं NCERT सीरीज. NCERT सीरीज. अब इस NCERT सीरीज को हम कैसे चलाने वाले हैं वो आपको अभी बता दे रहे हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे बच्चों से क्लास 11th और 12th की NCERT परचेज़ कराएंगे. तो आप सभी क्या कीजिए, अभी जाकर बुक स्टोर से या कल आप अपनी NCERT की बुक्स परचेज़ कीजिए, क्लास 11th की भी और क्लास 12th की भी. दोनों NCERT की बुक्स आपकी टेबल पर होनी चाहिए. साथ ही साथ एक नोटबुक भी परचेज़ करनी है. क्या परचेज़ करनी है? एक नोटबुक भी परचेज़ करनी है. हम क्या करने वाले हैं अपनी इस सीरीज़ में, मैं आपके लिए रोज़ लेक्चर लेकर आऊँगी. क्लास 11th की NCERT से भी एक लेक्चर लेकर आऊँगी और क्लास 12th की NCERT से भी एक लेक्चर रोज़ अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूँगी. तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप अपने घर पर ही नीट 2025 अपने घर बैठे क्लियर कर सकते हैं. क्लियर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं आपको रोज लेक्चर में जो भी टॉपिक क्लियर कराऊंगी वही आप अपनी NCERT में लर्न करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे. अच्छे से पढ़ने के बाद आप उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे. तो आपको क्या करना है, रीड करना है. बस आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है. मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आप बायोलॉजी में 360 में से 360 मार्क्स ला सकते हैं. मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आपको 360 में से 360 मार्क्स दिला सकती हूँ अगर आप मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं तो. इसीलिए हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं. मैं ये सीरीज़ कल से शुरू करना चाहती थी, बट मैंने सोचा कि क्यों ना आज से ही शुरुआत की जाए. कल पे कभी कोई चीज़ टालनी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको आज से ही शुरू कर रहे हैं. तो अभी मैंने क्या किया है, क्लास 12th की NCERT ली है. क्लास 12th NCERT और क्लास 12th NCERT का चैप्टर 1 यहाँ पे आपको 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बट अकॉर्डिंग टू योर नीट सिलेबस दिस इज़ अ चैप्टर नंबर 1. भाई आपके नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रेड 12th का ये चैप्टर 1 है, इसलिए यहाँ पर हम इसको चैप्टर 1 नेम देंगे. चैप्टर का नेम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. यहाँ पे भी गैमीट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है. क्या बनते हैं बेटा? गैमीट्स बनते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है. और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो भी बनती है. एम्ब्रियो बनने के बाद आपके इसमें सीड भी फॉर्म्ड होते हैं. तो जब भी आप किसी फ्रूट को खाते हैं, फ्रूट खाने के बाद आप देखते हैं कि फ्रूट के अंदर से सीड निकलता है. आप मैंगो खाते हैं, मैंगो के अंदर से भी सीड निकलता है कि नहीं निकलता है? मैंगो के अंदर काफ़ी बड़ा सीड होता है. तो जो ये सीड है, सीड कैसे बना? फर्टिलाइजेशन के बाद बना. फर्टिलाइजेशन मतलब रिप्रोडक्शन. तो जो मैंगो का सीड होता है वो प्रोडक्ट होता है रिप्रोडक्शन का, यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस हुआ तभी तो प्रोडक्ट बना ना. प्रोडक्ट क्या बना? सीड. ये जो सीड है ये प्रोडक्ट बना. चलिए स्टार्ट करते हैं NCERT को पढ़ना. NCERT को पढ़ना कैसे है? सबसे पहले आपको की पॉइंट्स देखने होते हैं NCERT के कि हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर की पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर के आपके कितने सब टॉपिक हैं. चैप्टर के कितने सब टॉपिक दे रखे हैं आपको? फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. आपको सबसे पहला टॉपिक यही कवर करना है कि फ्लावर एक बहुत स्पेशल ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म्स का. एंजियोस्पर्म के लिए मैं आपको बता दूं, एंजियोस्पर्म उन प्लांट्स को कहा जाता है जिन पर फ्लावर आते हैं.
यानी विच प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। वैसे भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है एंजियोस्पर्म्स की जो कि आप क्लास 11 की एनसीईआरटी में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 11 की एनसीईआरटी में आप एंजियोस्पर्म के बहुत सारे फीचर्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ के लिए मैंने आपको बता दिया एंजियोस्पर्म्स उन प्लांट्स को कहते हैं जिन पर फ्लावर आते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा सब टॉपिक आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले प्लांट्स के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और प्री फर्टिलाइजेशन होने से पहले कौन कौन सी स्ट्रक्चर फॉर्म्स होती हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है, वो सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप देखिएगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, राइट, वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप देखिएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले इवेंट्स और स्ट्रक्चर क्या क्या बनती है। और सबसे लास्ट में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो कुल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 5 सब टॉपिक। इस चैप्टर के 5 टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी हैं जो कि हम एनसीईआरटी में देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं 1 टॉपिक, 2 टॉपिक्स हो गए हमारे यहाँ पर, 3 हो जाएंगे, यहाँ 4 टॉपिक्स हो जाएंगे और यहाँ 5 टॉपिक्स हो जाएंगे। यानी आप टारगेट लेकर चलिए कि ये जो चैप्टर है हमारा 5 डेज़ में पूरा हो जाएगा। मैं इसको 5 डेज़ में आपको पूरा करा दूंगी, क्योंकि मैं एक लेक्चर में अपना एक टॉपिक पूरा करके लेके चलूँगी, आपको भी वैसे ही पढ़ना है। गेट इट माई पॉइंट, सब कुछ क्लियर है कैसे पढ़ना है, राइट। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ से हम शुरू करेंगे पढ़ना, एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे हैं। आज आपको समझ आएगा वाकई में एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है। आप सबसे पहले देखिए आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। एनसीईआरटी आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या हम लकी नहीं हैं क्योंकि प्लांट्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। तो एनसीईआरटी आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या हम लकी नहीं हैं कि प्लांट्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यस, वी आर वेरी लकी एंड प्लांट्स आर ऑल्सो वेरी लकी। वी आर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो आपको यहाँ से कहना है यस, वी आर very lucky because we are reproduce sexually and plants also। उसके बाद आप देखिएगा क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपके ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें आने लग गई कि भाई एनसीईआरटी हमसे ऐसा क्यों पूछ रही है। तो एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है बच्चों के दिमाग में इंटरेस्ट को क्रिएट करना। गेट इट माई पॉइंट। एनसीईआरटी इस तरीके के क्वेश्चन क्यों पूछती है, क्योंकि एनसीईआरटी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस को जगाना चाहती है ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए चैप्टर पढ़ने में। उसके बाद कह रहे हैं द मायरियाड्स ऑफ फ्लावर्स दैट वी इंजॉय गेजिंग एट द सेंस एंड द परफ्यूम्स दैट वी सोन ओवर। यानी जब प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं तो फ्लावर के अंदर से बहुत अच्छी स्मेल्स आती हैं जिससे हम बहुत हैप्पी फील होते हैं। उसके बाद द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट्स अस, यानी फ्लावर का जो कलर होता है बहुत अट्रैक्टिव होता है, इसलिए वो हमको अट्रैक्ट कर लेता है। आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी ये जो आपको ऐड दिए गए हैं इनको क्या कहा है एनसीईआरटी ने, ऐड कहा। किस किस को ऐड कहा भाई, जो फ्लावर्स के अंदर एक सेंट होती है यानी जो खुशबू होती है, और फ्लावर जो फूले फूले होते हैं, और फ्लावर का जो कलर है। एक्चुअली में फ्लावर ने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब फीचर्स दिखाए हैं, और क्योंकि ये फीचर्स फ्लावर के अंदर होते हैं इसलिए फ्लावर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ये बात आपको समझ आएगी जब आप पॉलिनेशन पढ़ेंगे। फ्लावर के अंदर जो कलर होता है, कलर इसलिए होता है ताकि फ्लावर इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए, और क्योंकि फ्लावर अपनी ओर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तभी क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन के थ्रू ही फर्टिलाइजेशन होगा। गेट इट माई पॉइंट। उसके बाद आप देखिएगा क्या कह रहे हैं, फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस। यानी फ्लावर सिर्फ हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होते हैं बल्कि इनको खुद की
इनके खुद के भी स्वार्थ होता है। भाई फ्लावर खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए बनते हैं, क्योंकि इनको अपना भी रिप्रोडक्शन करना होता है। गेट इट माई पॉइंट। उसके बाद आप देखिएगा, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सबके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बात आपको एनसीईआरटी ने क्लियर कर दी है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आप यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए कलर्स, परफ्यूम्स, सेंट्स, ये सब क्या होते हैं, ऐड होते हैं किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो एनसीईआरटी आपको ऐसे पढ़नी है, मेरे साथ साथ हाईलाइट करना है आपको, मेरे साथ साथ चीज़ों को पढ़ना है, मेरे अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और कुछ चीज़ें आप अपनी सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं अपने ब्रेन से, तो डेफिनेटली आप स्कोर करेंगे 360 में से 360। ये मेरा वादा है कि 360 में से 360 आपको दिला कर रहूँगी, लेकिन आपको पढ़ना होगा मेरे अकॉर्डिंग, बार बार रिवाइज करना होगा। उसके बाद आप देखिएगा, अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इनफ्लोरेसेंस फ्लावर्स एंड फ्लोरल parts show as an amazing floral parts shown an amazing range of adaptation to ensure formations of the end of the products of sexual reproduction। यानी क्या कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी के अनुसार, अब ये डाइवर्सिटी क्या होती है, बच्चों के ब्रेन में एकदम क्वेश्चन आएगा। क्लास 9th की एनसीईआरटी में आपने डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन यानी विभिन्नताएं। आपको नीम का पेड़ बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन अगर आप रोज़ का प्लांट देखेंगे तो वो आपको छोटा दिखाई देगा। आप ग्रास देखेंगे तो वो छोटी होती है। अगर आप एक यूकेलिप्टिस का प्लांट देखेंगे तो बड़ा होता है। तो यूकेलिप्टिस के प्लांट में और ग्रास में, नीम के प्लांट में, मैंगो के ट्री में, गुआवा ट्री में जो डिफरेंस है उसी को बेटा डाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। गेट इट माई पॉइंट। हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना है, रटना कुछ भी नहीं है। बायोलॉजी रटना नहीं होता, बायोलॉजी का मतलब होता है पढ़ना। बायोलॉजी समझनी है, दिमाग से समझनी है, बिल्कुल अपनी सोल के अंदर उतारनी है बायोलॉजी को, तब जाकर हम नीट में 360 में से 360 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और एनसीईआरटी अपनी इतनी बढ़िया है कि हर एक एक पॉइंट एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। तो क्योंकि डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फ्रूट्स एंड सीड्स होता है, तो वो भी डिफरेंट होता है। भाई आपने देखा ना नीम, तो नीम पर तो निम्बोली लगती है ना, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। लेकिन मैंगो भी आपने देखा है कि नहीं देखा है? तो मैंगो क्या होता है, मैंगो का साइज़ कुछ इस तरीके से होता है कि नहीं होता है? आपने अब गुआवा भी देखा है, गुआवा डिफरेंट होता है, एप्पल डिफरेंट होता है। तो डाइवर्सिटी के कारण जो फ्रूट्स हैं और जो सीड्स हैं वो डिफरेंस होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। गेट इट माई पॉइंट। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। अभी आप देखिएगा, इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स आउटर स्ट्रक्चर। आउटर स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम। एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गेट इट माई पॉइंट। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इन फ्लावर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, इन एंजियोस्पर्म। गेट इट माई पॉइंट। तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हमने अपना बेसिक क्लियर करने के लिए पढ़ा है। चैप्टर तो यहाँ से शुरू ही नहीं हुआ। यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को डेवलप किया है, ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो पाए हमारे चैप्टर्स में कि ओ हम इस चैप्टर में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, वाओ हम इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ एनसीईआरटी ने जो ये पैराग्राफ दिया है पहले वाला, वो उन चीज़ों को समझने के लिए दिया है कि हम इस चैप्टर में इन चीज़ों को देखने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, आप देख भी सकते हैं, टॉपिक तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ ना। टॉपिक तो आपने ये लिया ना, फ्लावर
अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, यही तो हमारा टॉपिक था, चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक तो यही था ना। तो ऊपर वाला पैराग्राफ का क्या मतलब, एनसीईआरटी हमारे ब्रेन में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहती थी इस चैप्टर के प्रति, जो कि हमने किया भी। हमने रटा कुछ नहीं है, बल्कि समझदारी से उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश की है। गेट इट माई पॉइंट। तो अभी हम चलते हैं अपने चैप्टर 1 के पहले टॉपिक पर, और पहले टॉपिक को इतने इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना है ताकि लाइफ में आपको बायोलॉजी जो है ना वो इतनी इजी लगने लगे कि इससे इजी आपके लिए कोई सब्जेक्ट ही ना हो। मैं आपके लिए बायोलॉजी को इजी बनाना चाहती हूँ, बहुत इजी इसको बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म, ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी ह्यूमन क्या रखते हैं, प्लांट से एक बहुत ही अलग रिलेशनशिप को रखते हैं। भाई एक अलग रिश्ता रखते हैं प्लांट से ह्यूमन बींग विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमोरियल, यानी प्राचीन काल से ही जो इंसान होते हैं वो फ्लावर के साथ एक अलग रिश्ता रखते हैं। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। जो फ्लावर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। किस चीज़ का ऑब्जेक्ट होते हैं, सजाने के उद्देश्य से प्रयोग किए जाते हैं। सोशल का मतलब आप उनको समाज में प्रयोग करते हैं ना, शांति के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं। आप किसी की शादी पर जाते हैं तो आप उसे बुके देते हैं। रिलीजियस यानी धार्मिक उद्देश्यों से, अगर आप मंदिर जाते हैं तो जब पूजा करते हैं तो आप फूल चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं। आपको किसी भी फ्रेंड को बहुत खुश करना है तो आप उसको फ्लावर देते हैं कि नहीं देते हैं, कि ये मेरी फ्रेंड है, मुझे इससे फ्रेंडशिप करनी है तो मैं इसको फ्लावर दूंगी, आज मुझे इसको वाइट फ्लावर देना है, येलो फ्लावर देना है। तो देते हैं कि हम नहीं देते हैं आपस में फ्लावर। तो एक कल्चरल वैल्यू भी रखते हैं साथ में। कल्चरल का मतलब होता है जो सांस्कृतिक होते हैं। क्या करते हैं, फूल की वरमाला बनाई जाती है, तो हमारी संस्कृति में है ना कि फूलों की वरमाला फेरों के समय डाली जाएगी, जो तब शादी होगी, राइट। तो कल्चरल वैल्यू भी रखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल्स फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, यानी फ्लावर सिंबल्स होते हैं कि अगर हमें किसी को कन्विंस करना है ना तो हम उसको क्या कर दे दे, बुके दे दे, तो वो हैप्पी हो जाएगा। फूलों को देखकर हैप्पी हो जाता है, क्योंकि फूलों के अंदर से क्या निकलती है, स्मेल निकलती है, और बहुत अच्छी स्मेल सूंघने से हमारे ऑल्फैक्टरी जो होती हैं, ऑल्फैक्टरी जो हमारे ऑर्गन होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और हमारी जो सेल्स होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है, ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर हमारे अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। क्या हो जाते हैं, फिर हम कन्विंस हो जाते हैं कि किसी को आज हमें इनवाइट करना है, और इनवाइट करने के लिए हमने फ्लावर का बुके दिया और बोला कि आपको शादी में ज़रूर आना है, तो डेफिनेटली ज़रूर आएंगे। एक अफेक्शन रखते हैं फ्लावर अपने प्रति, एक क्या रखते हैं, अफेक्शन रखते हैं। यानी आप एक बगीचे में जाइए और आपको बहुत अच्छे अच्छे फूल दिखाई दे रहे हैं वहाँ, तो आपको उन्हें बार बार देखने का मन करेगा। हैप्पीनेस, मन में बहुत अच्छी खुशी लेकर आते हैं। आप किसी भी फ्लावर को 5 मिनट देखिए, 5 मिनट देखने के बाद क्या होगा, आपके मन में जो खुशी होगी उसको आप बयान नहीं कर पाएंगे कि फूल कितना अच्छा था, कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी, उस पर तितली आके बैठ रही थी, उस पर बटरफ्लाई आई थी, उस पर एक छोटा सा जो होता है, हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपने देखा ना जिसको बनिया कहते हैं, वो आकर बैठेगा। कुछ इस तरीके की शेप का होता है, रेड रेड ऐसे विंग होते हैं और डॉट बनी होती है ब्लैक ब्लैक। तो ऐसा बहुत छोटा सा एक इंसेक्ट होता है जो फ्लावर पे आके बैठ जाता है। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट, यानी आपको क्या करना है, लिस्ट बना ली है 5 ऑर्नामेंटल फ्लावर्स की। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है जो सजावट के उद्देश्य से प्रयोग किए जाते हैं। तो आप गेंदे का फूल बता सकते हैं, है ना, चमेली का फूल भी होता है, रोज़ होता है, लोटस आप लिख सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जिसकी आप लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिएगा इस फ्लावर को। तो ये फ्लावर में आप क्या देखने वाले हैं, फ्लावर में आप देखने वाले हैं हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, यानी एक फ्लावर्स के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, ये आप उसकी एलएस देख रहे हैं। फ्लावर की क्या देख रहे हैं बेटा, ये आप एलएस देख रहे हैं,
LS को मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं। अब आपको हम ये चीज़ कैसे समझा सकते हैं, आप एक पेंसिल लीजिए, है ना, और एक पेंसिल को जब आप इस तरीके से लेते हैं, आप इसको खड़ा कर लीजिए और इस पेंसिल को आप बीच से ऐसे कट कर दीजिए। और कट करने के बाद ये जो व्यूज़ है यहाँ वाला और जो यहाँ वाला व्यूज़ हम देखेंगे तो हम उसको LS बोलेंगे। क्या बोलेंगे, LS, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पेंसिल। तो हमने फ्लावर को क्या कर लिया, लॉन्गिट्यूडनली कट कर लिया है। जैसे ही हमने लॉन्गिट्यूडनली कट किया है तो आप उसको देखना शुरू कीजिए। ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा, इसको पेडिसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिसिल। अब ये पेडिसिल क्या करता है, ये स्टेम से अटैच होता है। ये क्या करता है, नरिशमेंट देता है, किसको, ओवरी को। भाई यहाँ से न्यूट्रिएंट्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे, स्टेम में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। और स्टेम न्यूट्रिएंट्स किसको देगा, ओवरी को देगा डेफिनेटली। अब ओवरी को जब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो यानी हमारा ये स्ट्रक्चर क्या हो गया है, ओवरी। स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये ओवरी हो गया है। ये वाली स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ओवरी। ओवरी में क्या बनते हैं, ओव्यूल बनते हैं, डेफिनेटली ओव्यूल बनते हैं। उसके बाद आप देख लीजिएगा, ओवरी के बाद आप सेपल देख सकते हैं। सेपल, अरे जो छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन होती है, नहीं, पेटल्स के नीचे, भाई कोई भी फूल है उसके अंदर पंखुड़ी होती है, पंखुड़ी को हम पेटल बोलते हैं। पेटल के नीचे जो छोटी छोटी हरी पत्ती होती है उसको सेपल बोलते हैं। तो ये सेपल क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं पत्तियों को, फूल की पत्तियों को, यानी पेटल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। सेपल्स प्रोटेक्ट पेटल्स। ओके, तो सेपल्स भी क्या होती है, हरे रंग की पत्तियां होती हैं जो कि फूल की पत्तियों के बिल्कुल नीचे होती है। गेट इट माई पॉइंट। चीज़ों को समझते हुए चलना है, रटना हमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम रटने के लिए बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम समझने के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। सेपल्स के बाद आप देखिएगा क्या ऑर्गन आया, फिलामेंट। बिल्कुल ऐसे चलिए एनसीईआरटी की सिस्टमेटिक वे में, ऊपर से नहीं चलना है, नीचे से चलना है, क्योंकि कोई कभी भी आप प्लांट को पढ़ना शुरू करें तो हमेशा रूट से पढ़ना शुरू करना है। प्लांट्स को आपको कहाँ से पढ़ना शुरू करना है, रूट से पढ़ना शुरू करना है। तो यहाँ पे आपको लिखा दिखाई दे रहा है फिलामेंट। अब ये फिलामेंट क्या चीज़ है, फिलामेंट आपने देखा, ये यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, एंथर लगे हुए हैं, ये लगा हुआ ना एंथर। और देखो ये आगे टर्मिनोलॉजी आपकी एंथर। अब ये एंथर क्या चीज़ होती है, फिलामेंट क्या होता है बेटा, एंथर जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है प्लांट का। याद रखना हमेशा, एंथर इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, MRS लिख लीजिए। एंथर के सामने ब्रैकेट में MRS लिख लीजिए। M फॉर मेल, R फॉर रिप्रोडक्टिव, S फॉर सिस्टम। और एंथर का ही पार्ट होता है फिलामेंट। तो फिलामेंट से क्या होता है, फिलामेंट से न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं, एंथर में जाते हैं। और एंथर के अंदर क्या बनते हैं, एंथर के अंदर बनते हैं बेटा पोलन ग्रेन्स। क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमीट्स। क्या होते हैं बेटा, मेल गैमीट्स। तो अभी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको बताया है कि एंथर एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन, PG लिख लीजिए। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, मेल गैमीट, MG, मेल गैमीट। अब मेल गैमीट तो बन गए, किसके अंदर बने, एंथर के अंदर बन गए। इसका दूसरा नाम क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है। इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिला, इस फिलामेंट से मिला। किससे मिला, इस फिलामेंट से। इस फिलामेंट्स के पास न्यूट्रिशन कहाँ से आया, भाई पेडिसिल ने दिया ना, पेडिसिल ने न्यूट्रिशन दिया। अब पेडिसिल को किसने दिया, स्टेम ने दिया। स्टेम को किसने दिया, डेफिनेटली रूट ने दिया। किसने दिया, रूट ने। इतनी बात तो आप सबको पता है, इतनी बातें तो सबको क्लियर है। तो हमारे ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसके बाद आप आइएगा स्टिग्मा पर। भाई हमने पेटल क्लियर कर ली। पेटल क्या होती है, कलरफुल होती है। कलरफुल क्यों होती है, क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट को ये कलरफुल होती हैं। और क्योंकि इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं तभी इनके अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन से ही क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। पॉलिनेशन भी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं।
सो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ द टेंशन, हम सब चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अब आप आ जाइएगा स्टिग्मा पर। स्टिग्मा क्या है? जैसे मैंने आपको बताया ना, एंथर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वैसे ही जो हमारा स्टिग्मा है, स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आप लिख लीजिए FRS, FRS फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब ये स्टाइल क्यों लिखा हुआ है? स्टाइल इसलिए लिखा हुआ भाई स्टिग्मा का पार्ट है स्टाइल। स्टाइल क्या करता है? स्टाइल को सबसे पहले तो यहाँ देखो ध्यान से, जो स्टाइल है पॉलन ग्रेन को अपनी ओर लाने का काम करता है। स्टिग्मा पर सबसे पहले क्या होता है? पॉलन ग्रेन आकर बैठता है। क्या करता है? सबसे पहले स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आकर बैठता है। कहाँ से आएगा पॉलन ग्रेन? इस एंथर से रिलीज होगा। एंथर से रिलीज कैसे होगा? ऐसे पाउडर की फॉर्म में, ये डॉट डॉट, ये आके बैठ गया, एंथर बैठ गया स्टिग्मा पे। फिर ये एंथर कहाँ गया? इस स्टाइल के थ्रू ओवरी में गया। कहाँ गया? ओवरी में, जिसके थ्रू उसने क्या किया? फर्टिलाइजेशन। क्या किया? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ये जो फ्लावर का ये वाला पार्ट है, फ्लावर का ये पार्ट मोटा होते चले जाता है, स्वेलन हो जाता है, मोटा हो जाता है, और यही क्या बनाता है? फ्रूट्स बनाता है। आपने कभी कद्दू की बेल देखी है? जब उस पर पीले कलर के फ्लावर आते हैं तो फ्लावर आगे से जैसे मुरझा जाता है तो पीछे वो सर्किल बनने लगता है। अब वो सर्किल किस चीज़ का बनता है? इसी का तो बनता है। तब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर वहीं तभी तो कद्दू बनता है। तो इसी चीज़ से बेटा फर्टिलाइजेशन होने के बाद कोई भी फ्रूट्स या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर्म्ड होती है। गेट इट माई पॉइंट? सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ आ रही है? चलिए एक बार फिर से हम आपको ये रिवाइज कराते हैं। हमने कहाँ से शुरू किया था? ओवरी से। ओवरी को नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? पेडिसल से। ओवरी के बाद हमने क्या किया था? सेपल। सेपल क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। किसको? पेटल को। पेटल को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? सेपल करती है। सेपल और पेटल्स किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? स्टिग्मा को और एंथर को सेपल्स और पेटल्स प्रोटेक्ट करते हैं। फिलामेंट क्या है? एंथर का पार्ट है। एंथर क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। स्टिग्मा क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा में ही ओवरी भी आती है, स्टाइल भी आता है। ठीक है, तो ओवरी के अंदर तो बेटा एग बनते हैं। ओवरी के अंदर क्या बनते हैं? एग बनते हैं, ऐसे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? एंथर के अंदर जैसे पोलन ग्रेन बनते हैं, यहाँ पर एग बनते हैं। एग को फीमेल गैमेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट्स कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो यहाँ से जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा, एग के साथ कंबाइन करेगा, इसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? आपका फ्रूट्स बनेगा या वेजिटेबल्स बनेंगे, और उसके अंदर क्या आएंगे? सीड आएंगे। तो सीड को तभी तो हमने कहा था रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गेट इट माई पॉइंट? सब चीज़ें क्लियर हो गई, समझ आ जानी चाहिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसको फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उसके बाद आप देख लीजिए होम्स एंड इन गार्डन, यानी जो फ्लावर है, फ्लावर को यूज़ किया जाता है कहाँ पर? घरों में प्रयोग किया जाता है। और कहाँ प्रयोग किया जाता है? गार्डन्स में। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 more flowers that used in a social and cultural celebrations in your family। यानी आपको क्या करना है? अब आपको एक लिस्ट बनानी है ऐसे फ्लावर्स की जो सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन में आपकी फैमिली में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोशल का मतलब भी जैसे शादी वगैरह हो गई, तो शादी में सबको बुलाया जाता है कि नहीं? तो समाज आता है वहाँ पे? नहीं। तो जहाँ पे भी समाज इन्वॉल्व होता है उसको हम सोशलिटी में काउंट करते हैं। तो शादी में कौन कौन से फ्लावर यूज़ होते हैं? भाई रोज़ भी यूज़ होता है, चमेली यूज़ हो रहा है, तो आप उसी तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। गेंदे का फूल यूज़ होता है, तो उनकी आप क्या बना सकते हैं? लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा क्या करना है? हैव यू हियर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? यानी क्या कभी आपने सुना है फ्लोरिकल्चर क्या होता है? व्हाट डज इट रेफर्स टू? फ्लोरिकल्चर मीन्स कल्चर ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। यानी जिसके द्वारा हम
फूलों को उगाते हैं उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। भाई आपने कोई जगह ले ली और वहाँ पे फूलों को उगाना शुरू कर दिया, उनका मेंटेनेंस करना शुरू कर दिया, मैनेजमेंट आपको आ गया फ्लावर्स का, तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर एक सेपरेट ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसके अंडर हम फ्लावर्स की स्टडी को करते हैं। गेट इट माई पॉइंट। उसके बाद देखिएगा, टू अ बायोलॉजिकल फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जो फ्लावर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब स्ट्रक्चरली, बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है, भाई गुलाब गुलाबी भी होता है ना, लाल भी होता है, सफ़ेद भी होता है, हरा भी होता है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी तो अलग है ना। लोटस यानी जो कमल होता है, कमल के फूल की स्ट्रक्चर अलग है। एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब जो एम्ब्रियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, यहाँ जो एम्ब्रियो बनती है वो भी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो आपको समझ आएगा एम्ब्रियो कैसे बनती है। तो मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वेलस मतलब सबसे अलग होता है। इतना इंटरेस्टिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर कि जब आप ये चीज़ों को समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला है। बड़ा इंटरेस्ट आपको इन चीज़ों में आएगा कि ऐसे होता है, ओ इस तरीके की एम्ब्रियो बनेगी, इस प्लांट्स में इस तरीके की एम्ब्रियो बनती है। बड़ा इंटरेस्ट आपको आने वाला है। उसके बाद आप देखिएगा, will help you recall the parts of a typical flower. Can you name of two parts in a flower? यानी आपने एक टिपिकल फ्लावर को पढ़ा तो क्या आप फ्लावर के 2 पार्ट्स के नाम लिख सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस डेवलप। कैन यू नेम द 2 पार्ट्स इन अ फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है, क्या आप फ्लावर के ऐसे 2 नाम बता सकते हैं? यस, बता सकते हैं। अब आप अपने दिमाग से सोचिए कि ऐसे नाम क्या हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। देखिए यहीं से बिल्कुल क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी ने आपसे। एक मैंने आपको बताया था स्टिग्मा, एक बताया था एंथर और ओवरी। एक्चुअली में अगर जिस बच्चे ने लिख दिया ना ओवरी एंड एंथर तो वो वाकई में बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है। जिस बच्चे ने बोलते ही ये ब्रेन में सोच लिया होगा ना कि ओवरी और एंथर 2 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फ्लावर के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है। कैसे मुझे समझ आया, आपको कैसे समझ आएगा? क्योंकि ओवरी क्या बनाती है? एग बनाती है। ओवम एंथर क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन बनाता है। पीजी लिख लीजिए। भाई ये दोनों गैमेट है ना, मेल और फीमेल। जब आपस में ये गैमेट मिलेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो फ्रूट बनेगा, फ्रूट बनेगा तभी तो सीड बनेगा ना। और सीड ही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट प्रोडक्ट होता है, और वो इन 2 चीज़ों से मिलके बनेगा, राइट। तो ये 2 मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई या नहीं हुई? कौन? ओवरी और एंथर। जिस बच्चे ने पॉलन ग्रेन और एग लिख दिया वो भी बहुत ब्रिलियंट बच्चा है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि पर डे हम एक टॉपिक कवर करेंगे, तो आज मैंने इस चैप्टर का एक टॉपिक कवर कर दिया। आप इसी के अकॉर्डिंग अंडरलाइन करके पढ़िए। वैसे ही अपनी नोटबुक में नोट बना लीजिए। नोट्स बनाने भी ज़रूरी होते हैं कि छोटे छोटे की नोट्स बना लीजिए। आप एनसीईआरटी की साइड बाय साइड्स यहाँ करके भी नोट्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप नोटबुक में बनाएं। आपको अच्छा लगता है तो नोटबुक्स में बना लीजिए, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या कीजिए, आप एनसीईआरटी के साइड बाय साइड में छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लीजिए और एनसीईआरटी को हाईलाइट करते हुए आपको पढ़ते हुए चलना है, लाइन टू लाइन पढ़ते हुए चलना है। जब भी मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँगी तो आपको समझ आएगा कि मैम ने ये वाली लाइन पढ़ाई थी और यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया है। तो वो हम कब कवर करेंगे? जब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर हम इस चैप्टर के क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ लगाएंगे जो कि नीट में आते हैं। जो ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स हैं जो फुल स्कोर करना चाहते हैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में, 70 मार्क्स लाना चाहते हैं अपनी थियोरी में, तो वो भी उसी तरीके से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।